साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा पर। दोस्तों, जैसे कि मेरे द्वारा ये वादा किया गया था तथा वीडियो में ओवरव्यू भी दिया गया था और मैंने आपसे ये कहा था कि आने वाला वीडियो भारतीय राज व्यवस्था पर होगा। तो दोस्तों, उसी क्रम में भारतीय राज व्यवस्था की बुक जो घटना चक्र के द्वारा लॉन्च की गई है, संस्करण 2022 भी था और 2023 भी निकल चुका है। तो हम हाजिर हैं नया संस्करण 2023 लेकर। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी तथ्यों को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। साथियों, हमें उम्मीद है कि ये चित्रात्मक बुक शानदार प्रस्तुति आप सभी को जरूर पसंद आएगा। सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हमने 4 भागों में बांटकर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है, जिसमें आज पहला भाग होगा। तो चलो आज की शानदार चित्रात्मक प्रस्तुति शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था के क्रम में भारतीय का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक नहीं अपितु क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन की विधिक रेखा निर्मित की गई है, जिसका भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संवैधानिक विकास को शासन की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग बांटे गए हैं देख लेते हैं। तो पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, यानी पहला जो हमारा अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और दूसरा हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1786 और चौथा है चार्टर एक्ट 1813, पांचवा है चार्टर एक्ट 1833 और छठा है चार्टर एक्ट 1853। इसी क्रम में फिर दूसरे भागों में बांटा गया है। द्वितीय भाग ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम। मित्रों, ये पहला तो हमारा था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधिनियम जो था, और उसके बाद दूसरा हमारा है जो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन था। तो इसको देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार भी है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। और भारत शासन अधिनियम 1935, और नेक्स्ट हमारा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो था वो कैसे है उसको देख लेते हैं। तो पहले इसमें आते हैं हमारा है उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? जो कंपनी में व्याप्त थे भ्रष्टाचार और कुशासन, उनको दूर करना। जो हमारा पहला उद्देश्य था, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन की जो थी धारणा, उसको दूर करना था। और प्रमुख प्रावधान उसमें क्या थे? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला देखते हैं। प्रमुख जो प्रावधान थे वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, जिसमें है जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, रिचर्ड बारबेल, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, जिसमें 2 थे, बम्बई था और मद्रास था। 2 प्रेसिडेंसी हमारे हुए हैं, बम्बई और मद्रास। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एल्जा एम्पे थे और अन्य न्यायाधीश हाइड, चेम्बर्स और लिमिस्टर। चलिए आगे देखते हैं। और हमारा उच्चतम न्यायालय जो, इसका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 है। इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था और पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट्स के नाम पर पड़ा, जो
तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है जो प्रमुख प्रावधान वो चित्रात्मक डायग्राम से बनाए गए हैं। तो पहला है कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, और दूसरा है कंपनी के कार्यों का पृथक्करण में दो आता है, एक राजनीतिक आता है और दूसरा आता है व्यापारिक। कंपनी के प्रावधान जो थे वो पहले थे राजनीतिक और दूसरा थे व्यापारिक, और कंपनी के राजनीतिक कार्य हैं और व्यापारिक कार्य हैं। प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से नए निकाय का गठन है, और निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक विशेष ध्यान रखना, ये बुक सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात इसको पढ़ने के बाद सभी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, अर्थात सभी परीक्षाओं के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखना ना भूलें, ये चित्रात्मक शानदार प्रस्तुति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है तीसरा चार्टर एक्ट 1786। इसमें गवर्नर जनरल को तो विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने के लिए और अपने निर्णय को लागू करने के लिए का ये अधिकार प्रदत्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा चौथा है चार्टर एक्ट 1813। इसमें देख लेते हैं, कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, और चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत जारी। अर्थात चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूर्ववत जारी रहा, और कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार जो थे वो समाप्त हो गए। और प्रमुख प्रावधान के अंतर्गत ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, और प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। तो ये हमारे मुख्य रूप से जो प्रावधान थे वो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। पांचवा हमारा है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। इसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए, और भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसमें प्रमुख प्रावधान है। और नेक्स्ट हमारा है बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। मित्रों, किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। और थर्ड पार्ट इसमें है, प्रथम विधि आयोग गठित किया गया, और मैकाले की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल को परिषद में एक कानूनी सदस्य अर्थात चौथा सदस्य भी शामिल किया गया। इसी क्रम में द्वितीय ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम जो थे, इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1858 आता है। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या थे? भारतीय प्रशासन का नियंत्रण था, कंपनी छीनकर ब्रिटिश राज्य मुकुट अर्थात क्राउन को दिया गया, और भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्लस थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दिया गया, अर्थात भारत राज्य सचिव को प्रदत्त किया गया, प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम था वायसराय, अर्थात जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया, और प्रथम वायसराय हमारे थे लॉर्ड कैनिंग। जब नाम बदल दिया गया तो प्रथम जो वायसराय बनाए गए वो लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का यानी प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। भारत में ब्रिटिश क्राउन का यानी ताज का प्रत्यक्ष जो है प्रतिनिधि था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा चार्टर है 6 चार्टर एक्ट 1853, जिसमें जो प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं, प्रमुख प्रावधान है विधि निर्माण हेतु पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना थी, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। और आगे देख लेते हैं, डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ये नोटेड पॉइंट है। डायरेक्टरों की जो संख्या थी वो 24 थी पहले, लेकिन उसको घटा करके अब 18 कर दी गई, और 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण भी किया गया। और हमारा 8वां है भारत परिषद अधिनियम जो 1861 था, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई, और राज्य विधान परिषदों का भी गठन किया गया। और नेक्स्ट हमारा है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों। मद्रास और बम्बई 2 प्रेसिडेंसी थी। इन प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, और
विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है 9 भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें प्रमुख जो प्रावधान थे वो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त था और सार्वजनिक हित के मामलों में केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदत्त था। यानी पूरक प्रश्न पूछने पर तथा मतदान का अधिकार नहीं था और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट 10वां हमारा है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें प्रमुख प्रावधान जो थे, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन के अंतर्गत जिसे कहते हैं, मुसलमानों को शामिल किया गया और इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय यानी जो भारतीय हमारे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। नेक्स्ट है परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसी में आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में प्रसिद्ध कथन है और गांधी जी ने कहा था इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये 2 स्टेटमेंट थे, एक तो महात्मा गांधी द्वारा दिए गए और दूसरे थे रेमजे मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी जी का जो स्टेटमेंट, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, और रेमजे मैकडोनाल्ड, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। और नेक्स्ट था हमारा 12वां नंबर भारतीय अधिनियम 1935। इसके जो प्रमुख प्रावधान है, विस्तार इसका कैसा है, सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का महत्व क्या है, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना और काफी हद तक द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में था। स्थापना जो था वो फेडरल न्यायालय यानी वर्ष 1937 में क्रियान्वयन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, अर्थात इसकी स्थापना फेडरल न्यायालय के द्वारा वर्ष 1937 में इसका क्रियान्वयन किया गया। जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है मित्रों, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। गुलामी का अधिकार, दास्ता का आज्ञा पत्र और अनुदेश प्रपत्र यानी अंतर्विष्ट, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट। भारत के संविधान में यानी वर्ष 1950 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यानी 1936 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 अस्वीकृत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा 12वां है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे, इसका गठन कैसे हुआ, संघीय लोक सेवा आयोग हुआ, संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा गठन हुआ इसका। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, द्वैध शासन प्रणाली हुई, प्रांतों से समाप्त केंद्र में लागू हुए और स्वायत्तता यानी प्रांतों को उत्तरदायी शासन स्वायत्त प्रांतों को और दोहरे शासन के स्थान पर रहा। इसी क्रम में अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिक राज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई और दोनों अधिराज्यों के संविधान निर्मात्री और सभा के संविधान बनाने का अधिकार, दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता, भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। यानी इसमें जो प्रावधान है, अर्थात 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई और दोनों अधिराज्यों को यानी भारत और पाकिस्तान जो 2 अधिराज्य हैं, को संविधान निर्मात्री सभा के संविधान बनाने का अधिकार दिया गया कि अपने अपने संविधान बनाएं। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी और भारत का राज्य सचिव पद भी समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला हमारा है जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद है और विषय क्या है। तो इसमें देखते हैं इसके भाग दिए हैं विषय और अनुच्छेद। तो हमारा जो पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो आता है वो अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न सभी परीक्षाओं में अधिक से अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें पॉलिटी से आपके प्रश्न ना आए हों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट है। तो हमारा जो पहला भाग है, पहले भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत वर्णित है। भाग 2 हमारा है नागरिकता। भाग 2 है नागरिकता जो 5 से 11 तक के अनुच्छेद में आता है। और भाग 3 है मूल अधिकार। भाग 3 हमारा है मूल अधिकार जो 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आता है। और भाग 4 का है मूल कर्तव्य जो 51 का के अंतर्गत वर्णित है। और भाग हमारा है 5वां जो संघ इसका विषय है, और यह अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का है। और अध्याय इसमें फर्स्ट है कार्यपालिका जो 52 से लेकर के 78 तक है। अध्याय सेकंड है संसद जो 79 से 122 के मध्य है। और अध्याय थर्ड है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो 123 में वर्णित है। चौथा हमारा है संघ, चौथा अध्याय हमारा है संघ एवं संघ की न्यायपालिका जो 124 से 147 के मध्य वर्णित है। और अध्याय 5 जो है वो भारत का नियंत्रक, अध्याय 5 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो 1 से 48 से लेकर 151 तक में वर्णित है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 6 हमारा है राज्य। राज्य के इसमें 152 से लेकर 237 के बीच में वर्णित है। और नेक्स्ट हमारा है अध्याय 1 में इसकी साधारण परिभाषा है जो 152 में वर्णित है। और अध्याय सेकंड जो हमारा है कार्यपालिका ये अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में वर्णित है। और थर्ड हमारा है राज्य विधानमंडल जो 168 से 212 के मध्य अंकित है। और अध्याय 4 जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति ये मित्रों ये 213 के अंतर्गत वर्णित है। अध्याय 5 हमारा है राज्यों के उच्च न्यायालय जो 214 से लेकर 231 तक वर्णित है। और अध्याय 6 जो है अधीनस्थ न्यायालय, अध्याय 6 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय हैं जो 233 से 237 के बीच में वर्णित है। और भाग 7 हमारा है 238 लोप किया गया है। और प्रथम अनुसूचित के भाग खा के राज्य निरसित हैं। और भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र जो 239 से 241 के बीच वर्णित है। और भाग 9 हमारा है पंचायत। भाग 9 हमारा है पंचायत, और पंचायत से मित्रों अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 243 से लेकर के और 243 आना तक में वर्णित है। भाग 9 का है नगर पालिका जो 243 ता से लेकर 243 या और छा में वर्णित है। और भाग हमारा है नौखा। नौखा के अंतर्गत 243 यज और 243 यन हैं जो सरकारी सोसाइटियां हैं। भाग 10 हमारा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, इसमें भाग 10 है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग सेकंड है संघ और राज्यों के बीच संबंध। और अध्याय हमारा फर्स्ट है विधायी संबंध। विधायी संबंध के अंतर्गत 245 से 255 के बीच में वर्णित है। और अध्याय सेकंड जो है प्रशासनिक संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भाग 12 अर्थात 264 से लेकर 300 का तक के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। और हमारा नेक्स्ट है अध्याय फर्स्ट वित्त जो 264 से लेकर के और 290 का तक में वर्णित किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है अध्याय सेकंड, अध्याय फर्स्ट वित्त जो 264 से 290 में वर्णित है। अध्याय सेकंड उधार लेना। उधार लेने की प्रक्रिया जो है 292 से लेकर के 293 तक में वर्णित है। और नेक्स्ट हमारा है अध्याय थर्ड। अध्याय थर्ड यह कहता है कि संपत्ति और संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और बाध्य ये 294 से लेकर के 300 तक में अंकित है। नेक्स्ट हमारा है अध्याय जो 4 है
संपत्ति का अधिकार। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है और ये 300 का में वर्णित है। भाग 13 हमारा है भारत के राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम। मित्रों ये 301 से लेकर के 307 तक का चला है। मित्रों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम जो है 301 से 307 में वर्णित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं ये अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत 308 से 313 के मध्य स्थित हैं। और नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग। अध्याय 2 जो है लोक सेवा आयोग वर्णन करता है जो 315 से लेकर 323 के मध्य वर्णित है। भाग 14 का है अधिकरण अर्थात ये 323 का से 323 खा के बीच वर्णित है। नेक्स्ट हमारा है भाग 15 निर्वाचन। निर्वाचन की बात करें तो 324 से 339 के मध्य वर्णित है। और हमारा भाग 16 है। भाग 16 ये कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अर्थात पहला जो भाग 17 है वो है राजभाषा। और राजभाषा मित्रों हमारा 243 से लेकर के 251 तक में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय संघ की भाषा 243 से 44 तक हो गया। अध्याय सेकंड प्रादेशिक भाषा, इसमें मित्रों 345 से 347 तक वर्णित है। और नेक्स्ट हमारा है अध्याय थर्ड। अध्याय थर्ड जो हमारा है ये उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा इसके अंतर्गत वर्णित है। और नेक्स्ट हमारा है चौथा विशेष निदेश 350 से लेकर के 351 तक वर्णित है। और 18वां हमारा है आपात उपबद्ध यानी 352 से 360 तक में वर्णित है। नेक्स्ट हमारा है भाग 19 प्रकीर्ण जो 361 से लेकर 367 तक वर्णित है। नेक्स्ट हमारा है संविधान का संशोधन जो 368 में वर्णित है। और भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग सेकंड भाग 22 संक्षिप्त नाम का प्रारंभ और हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन जो 393 से लेकर के 395 तक में वर्णित है। मित्रों क्षमा करना। भाग 22 जो हमारा है इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है जो 393 से लेकर के 395 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला पेज हमारा कहता है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। यानी स्वतंत्रता के पूर्व कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। और मित्रों इसमें देख लेते हैं गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 द्वारा किया गया। और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को की गई। और भारतीय संविधान के निर्माण कैबिनेट मिशन योजना यानी 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी। संविधान सभा में जो महिलाएं थी उनकी संख्या कुल 15 थी। और इसकी जो अंतिम बैठक है एक डायग्राम से बनाया गया है। और डायग्राम से देखने पर अधिक से अधिक मात्रा में समझ में आता है लोगों को। तो जिसकी अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को की गई। और कुल महिलाएं इस बैठक में जो थी वो 15 थी, 15 सदस्य। और नेक्स्ट की बात करें संविधान अंगीकृत जो किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। मित्रों पुनः एक बार देख लेते हैं। संविधान जो अंगीकृत हमारा किया गया वो 26 नवंबर और 1949 को अंगीकृत किया गया। इसमें जो कुल अधिवेशन थे वो 11+1 थे यानी 11+1 यानी 12 थे। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। मित्रों 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। और इसलिए इस दिन को जोड़कर संविधान की कुल अधिवेशन 12 माने जाते हैं। कुछ स्रोतों में इसकी संख्या 11 भी पाई जाती है। चलिए आगे तक की तरफ चलते हैं तो जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। संविधान सभा का सदस्य कैसा था। संविधान सभा के निर्माण के लिए सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से किया गया है। संविधान सभा सदस्य इसके अंतर्गत 3 पार्ट में हमारे बटे हुए हैं विभाजन से पूर्व। और मित्रों विभाजन से पूर्व जो था इसमें कुल संख्या जो थी वो 389 थी। इसको 2 भागों में बांटा गया, देशी रियासतें और
देशी रियासतों के अंतर्गत कुल 93 रियासतें थी और 296 के अंतर्गत 292 जो 11 गवर्नरों के प्रांतों से है और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से है। चलिए आगे देखते हैं। विभाजन के पश्चात कुल संख्या 999 थी, उसमें दो भागों में बांटा गया, यानी 229 और 70 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, भारतीय रियासतों से। इसकी चलन विधि देख लेते हैं। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था और सदस्यों का कुल चुनाव भारतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, अतः यह चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। अगला पेज। हाँ मित्रों, नोटेड पॉइंट दिया गया है। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर संविधान निर्माण में लगे समय के संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, यानी अधिकतर मात्रा में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। मित्रों, इसके जो 3 पार्ट हैं उसको देख लेते हैं। हमारा जो प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसको कैटेगरी वार बांटा गया है, जिसमें संघ शक्ति समिति है और राज्यों संबंधी समिति है और संघीय संविधान संबंधी समिति है। और ये जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब मुख्य थे। इस क्रम में यदि मित्रों देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू और जो अध्यक्ष हमारे थे उनके निगरानी में जो प्रमुख समितियां हैं इस प्रकार थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रक्रिया विषयक निगमों संबंधी समिति है, ये 3 समितियां बनी हुई हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति और संचालन यानी स्टीयरिंग समिति। तो इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, संचालन यानी स्क्रीनिंग जिसका होता है समिति थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस प्रमुख समिति में शामिल थे। प्रांतीय समिति, इनके प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। तो मित्रों, तदर्थ झंडा समिति जो हमारा है, अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो थे तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे, जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसका जो गठन किया गया वो 23 जून 1947 को इसका गठन किया गया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और प्रारूप समिति के बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा प्रारूप समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। और कुल सदस्य संख्या जो थे वो 7 थे, यानी अध्यक्ष समेत, अध्यक्ष को भी लेकर वो 7 थे। और इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और अन्य सदस्य जो थे एन गोपालस्वामी, आयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद साजुल्ला और बी एल मित्र एवं डी पी खेतान, मोहम्मद साजुल्ला, बी एल मित्र और के पी खेतान। बाद में स्थान लिया गया, बाद में, यानी कि बी एल मित्र और डी पी खेतान को बाद में स्थान लिया गया और बी एल मित्र का एन राघव ने और डीपीटी खेतान का डीपी खेतान का टीटी कृष्णाचारी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। सीटों की बात करें मित्रों तो संविधान सभा के लिए कुल चुनाव का परिणाम यानी कुल सीटें जो थी वो 296 थी ब्रिटिश भारत के समय। इसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15। तो परीक्षा उपयोगी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 2046 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
2 सितंबर 1946 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कुल सदस्य थे जो 299 थे, यानी भारत विभाजन के पूर्व जो थे वो 389 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट इधर भी दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये परीक्षा उपयोगी फैक्ट हैं। तो पहला है, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर प्रति प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत, यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने और प्रथम भारत सचिव जो मंत्री थे हेनरी स्टेनले थे। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ नोट्स लगे हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। और इसमें भी मुख्य पॉइंट है, जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, हमारा जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। और संविधान निर्माण में लगा समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रारूप पर बहस जो था 114 दिन चला और कुल व्यय जो था 63,96,729 रुपये और जो कुल 4 लाख वाचन बना हमारा 3। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए मित्रों अगले पेज पे देख लेते हैं। अगला पेज है अंतरिम सरकार, यानी 26 अक्टूबर 1946 से लेकर के अब तक का जो मंत्री हैं और मंत्रालय उनका रहा है J.L. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। विदेश राष्ट्रमंडल खेल मामले में वल्लभ भाई पटेल। सूचना और प्रसारण गृह और नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी जिनका मंत्रालय था शिक्षा। लियाकत अली वित्त। योगेंद्र नाथ मंडल विधि। और मित्रों अब्दुल रब निस्तर रेल और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर C.H. भाभा खनन एवं शक्ति। बलदेव सिंह रक्षा और I.I. चुंगरीगर वाणिज्य। तो मित्रों ये थे अंतरिम सरकार के जो 26 अक्टूबर 1946 के थे मंत्री और उनके मंत्रालय थे। ये जो सिस्टमेटिक हैं, सिस्टम से लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो बाद में वायसराय के नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी उनका नाम बदल दिया गया। पहले नाम था गवर्नर जनरल और बाद में वायसराय कर दिया गया। इसमें प्लासी युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के गवर्नर बनाया गया, यानी जो प्लासी का युद्ध था उसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और प्लासी के युद्ध के बाद में जो बने वो थे रॉबर्ट क्लाइव। चलिए देखते हैं अब अलग अलग जो दिए गए हैं, अलग अलग हमारे शासक दिए यानी गवर्नर जनरल दिए गए हैं और उनका कार्यकाल दिया गया है, कब कब रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के गवर्नर थे और 1758 से 60 तक थे, यानी 1758 से लेकर के 60 तक का इनका कार्यकाल था। और उसके बाद 1765 से 67 के बीच में
ये था पूरा रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल। और फिर हैं वारन हेस्टिंग्स, इनका था 1772 से 1774 और ये थे बंगाल के गवर्नर। नेक्स्ट मित्रों आता है लॉर्ड विलियम बेटिक, ये जो थे 1828 से 1834 के बीच और बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1834 से 1835 में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग, इनका जो कार्यकाल था वो 1856 से 1858, 1856 से 1858। मित्रों ध्यान से देखिएगा कोई चीज मिस ना हो। तो ये गवर्नर जनरल बनाए गए और उसके बाद 1858 से 1862 में भारत के प्रथम वायसराय भी बनाए गए, अर्थात लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1858 तक गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1858 से 1862 तक ये भारत के प्रथम वायसराय रहे। नेक्स्ट आता है लॉर्ड माउंटबेटन, ये अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी जब देश अपना स्वतंत्र हो गया तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये बनाए गए। और कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के बाद में जो यानी प्रथम भारतीय थे वो कौन थे जो भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। तो मित्रों वो थे सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी ये भारतीय थे और स्वतंत्रता के बाद के प्रथम थे, अर्थात इन पर प्रश्न बनते हैं कि प्रथम भी थे और भारतीय भी थे। उसके पहले तो तब अंग्रेज थे। तो मित्रों सी राजगोपालाचारी का जो कार्यकाल था वो जून 1948 से जनवरी 1950 तक का था और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है मित्रों, ये पूरा 64 स्लाइड में दिया गया है, जिसको हमने 4 भागों में इसको पूरा करने का, यानी 16 चौको 64, 16 पार्ट में यानी 16 पेज करके जो है प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है हमने। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये भारत के संविधान जो विभिन्न स्रोत हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 है और विश्व के कई देशों में संविधानों के लिए ये गए हैं। तो जो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी जो कई चीजें जो अलग अलग स्थानों से ली गई हैं, अलग अलग देशों से ली गई हैं, उनको देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो जो पहला हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका से जो ली गई है, इसमें है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद को हटाए जाने का उपबंध। ये सब अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो सारी चीजें जो अलग अलग से ली गई हैं, तो इसमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इतनी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध। और नेक्स्ट देखते हैं मित्रों जो कनाडा से लिए गए हैं। कनाडा से जो प्रमुख उपबंध लिए गए हैं वो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय पर परामर्शी न्याय निर्णय यानी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये सब कनाडा से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ गोले के रूप में बनाया गया है और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हैं जो ब्रिटेन से प्रमुख लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया चलिए देखते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली थी वहाँ, उसको लिया गया है। फिर है विधिका शासन लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है और द्विसदनीय प्रणाली ली गई है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार भी लिया गया है और परमाधिकार लेख लिया गया है। तो ये इतनी चीजें आपके ब्रिटेन से ली गई हैं, यानी जहां से अंग्रेज आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसमें है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। मित्रों भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए देखते हैं। राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है।
नेक्स्ट हमारा आता है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी अफ्रीका से लिया गया है। इस पॉइंट से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है जापान से क्या लिया गया है। तो मित्रों जापान से एक चीज़ ली गई है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको जापान से ली गई है। और नेक्स्ट है रूस, यानी पूर्व में यानी पहले जो इसका नाम था वो सोवियत संघ था। और यहाँ से क्या क्या ली गई है, तो यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है और प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको लिया गया है। और प्रस्तावना के शब्द के अंतर्गत तीन चीजें आई हैं, जो पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन जो पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट को यानी रूस से या जिसका पहला नाम था सोवियत संघ उससे लिया गया है। तो न्याय के आदर्श हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मित्रों इसमें ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है। जो प्रमुख है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सब लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या है, संविधान है। ये प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। और भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर यानी बीमर संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है, वो मित्रों कनाडा के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट जो है हमारा विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लिखित संविधान है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान आपके भारत का है। अब आते हैं मूल बिंदु पर और देखते हैं जो हमारा उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की अभिव्यक्ति है, जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है क्या क्या है इसमें दिया गया है, देख लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला इसका है प्रस्तुत कैसे है, प्रस्तुतकर्ता कौन है, अंगीकार कैसे किया गया। तो ये प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा था उसको प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। और इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और अंगीकार किया गया ये 22 जनवरी 1947 को। तो ये है उद्देशिका जिसकी प्रस्तावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य के व्यक्ति के मध्य संबंध में अभिव्यक्ति क्या क्या है। एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ व्यक्ति का मूल्यात्मक अवधारणा दी गई है। तो पहला है शक्ति का स्रोत और राज्य की प्रकृति। राज्य के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, शक्ति का स्रोत और राज्य की प्रकृति। इसमें जनता, हम भारत के लोग, जो शुरू में ही बोला जाता है हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग मतलब पूरी आम जनता। और राज्य की प्रकृति का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट जो हमारा आता है मित्रों, ये है व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा। इसमें न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है। ये चार चीजों में डिवाइड की गई है, चार भागों में। तो न्याय के अंतर्गत आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीन प्रकार के न्याय आते हैं। और नेक्स्ट होता है जो स्वतंत्रता कौन कौन सी है, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपने विचार रख सकता है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी धर्म का उपासक हो सकता है। ये चीजें उसको स्वतंत्र रूप से मिली हैं। नेक्स्ट आता है समता। समता में है प्रतिष्ठा और अवसर। और बंधुता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। समाजवादी शब्द आया है, ये उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है, अर्थात ये पहले नहीं था। तो हमारे संविधान में समय समय पर जो है कई अमेंडमेंट हुए हैं, यानी संशोधन होते रहे हैं। तो इसमें जो उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय
का जो संविधान का भाग है उसमें है अस्वीकृत और स्वीकृत, दो भागों में है। और अस्वीकृत के अंतर्गत है बेरुबारी वाद, एक बेरुबारी है इनका एक वाद था। और स्वीकृत में है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में स्वीकार किया गया। और दूसरा जो है वो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में पुनः स्पष्ट किया गया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए उनको देख लेते हैं। उद्देशिका की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है के मुंशी ने, ये आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लॉजिक तरीके से ये पूछा जाता है। यानी उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, तो वो के.एम. मुंशी ने कहा है। ऐसे पूछा जाएगा उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें के.एम. मुंशी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसको कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा है, वो सर अर्नेस्ट वाकर ने। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और हैं और ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, यह सुभाष कश्यप का कथन है। ये अलग अलग जो स्टेटमेंट हैं अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं, इसमें एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, वो के.एम. मुंशी ने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, ये सर अर्नेस्ट वाकर के द्वारा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, इसको पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। और संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये कहा है सुभाष कश्यप का कथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ये गैर न्यायिक है और इसकी व्यवस्थाओं पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब मित्रों आता है उद्देशिका, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग में, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो आप देखते देखते बोरियत महसूस करेंगे, तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट भाग में। तो मित्रों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारा अगला भाग जो उद्देशिका से यानी प्रस्तावना से शुरू होगा, वो अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक इंतजार में रहें और हम जल्द ही लेकर हाजिर होंगे ये दूसरा भाग, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा भाग। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।